हेलो दोस्तों, मैं प्रभाकर आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ संस्कृत रुचिरा भाग 2। आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आधुनिक संस्कृत कक्षा में स्वागत है। पाठ 3 का अभ्यास कार्य है। ये अभ्यास कार्य निम्न प्रकार से है। इस अभ्यास कार्य में जो पहला है प्रश्न है उच्चारणं कुरुतः। इसमें लिखा है उच्चारण करो, यानी इन शब्दों को उच्चारण करना है। सभी शब्द संख्यावाची शब्द हैं। संख्यावाची शब्द का उच्चारण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। पहले भी आप सभी ने किया होगा, इन शब्दों का उच्चारण याद भी किया होगा। तो ये शब्द है इस प्रकार से: विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशतिः, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, पंचविंशतिः, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्। इसके बाद है अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशतिः, नवत्रिंशत् और 50। इस प्रकार से ये संख्यावाचक शब्द है। अब प्रश्न नंबर 2 से हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। निम्नलिखित प्रश्न जो है पूर्ण वाक्य का है प्रश्न, यानी वाक्यों में इसका उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। किसके भवन में सब प्रकार के सुख सामग्री थे, किसके घर में सुख सामग्री थे। दूसरा प्रश्न है कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई नौकर चाकर नहीं था। तीसरा है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का जो आतिथ्य है, स्वागत सत्कार किसने किया था। स्वागत सत्कार सर्वदा कुत्र सुखम। चौथे में है सर्वदा कुत्र सुखम, यानी हमेशा कहाँ पे सुख है, किस चीज में सुख है। इसके बाद है श्रीकंठः कृष्णमूर्ते कदा, श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्। आगे हम थोड़ा घिसकाते हैं, फिर आपको बताएंगे। चौथा है सर्वदा कुत्र सुखम। इस प्रकार से है सर्वदा यानी हमेशा कहाँ सुख है, किस चीज में सुख है। श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्, यानी श्रीकंठ ने कृष्णमूर्ति के घर के लिए कब चला, यानी कब गया, अपने मित्र के घर कब गया। कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने कर्मकराः यानी नौकर चाकर थे। इसके बाद में जो है इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर है। इन प्रश्नों को एक एक प्रश्न लेकर के, एक एक उत्तर लेकर के भी हम लिख सकते हैं, और डायरेक्ट हम उत्तर भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर है। इतना ध्यान रखने की बात है। आप किसी सुविधानुसार कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न को हमने बता ही दिया हिंदी में। अब आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है। श्रीकंठस्य गृहे सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख सामग्री थे। इसी प्रकार से भावार्थ वही है। कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्यः न आसीत्। कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्यः न आसीत्, यानी किसी कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर चाकर नहीं थे। ये है किसके घर में नहीं थे, तो कृष्णमूर्ति के घर में नहीं थे, स्वावलंबने। इसके बाद है तीसरा है कृष्णमूर्ति तस्य पितरो च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। इस प्रकार से चौथे का उत्तर है स्वावलंबने सर्वदा सुखम। इसके बाद पांचवें का है श्रीकंठः प्रातः 9 वादने कृष्णमूर्ते गृहम अगच्छत्। इसके बाद है कृष्णमूर्ते अष्टौ कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के 8 नौकर चाकर थे, वही जो हाथ पैर आंख कान के लिए बताया था, जो पाठ में मैंने समझाया है। उसी प्रकार से पाठ के भावार्थ के आधार पर भी हम प्रश्नोत्तर ढूंढ सकते हैं, प्रश्न का उत्तर छांट सकते हैं पाठ में से, मूल किताब में से। तो ये है दूसरा प्रश्न। अब तीसरे प्रश्न में देखते हैं। लिखा है चित्राणि गणित्वा तद अधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्र को गिन करके उसके नीचे जो मूल किताब है उसमें चित्र दिया गया है।
मूल किताब में चित्र दिया गया है, चित्र को गिन करके और उसके नीचे जितना संख्या है उसके संख्यावाचक शब्द संस्कृत में लिखना है। मूल किताब में जो चित्र दिए गए हैं उसको देख सकते हैं, वहां से देख करके गिन सकते हैं और गिन करके संस्कृत में संख्यावाचक शब्द लिख सकते हैं। जिसे संख्यावाचक शब्द याद हो या जानकारी में हो वो व्यक्ति स्वेच्छा से भी कर सकता है इस कार्य को। इसलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया है। आगे यहाँ पे लिखा है उत्तर लिखा हुआ, यानी पहले में है क का उत्तर है अष्टादश, यानी 18 जो है उसमें चित्र दिए गए हैं। जिस भी चीज का चित्र होगा 18 होगा। एक विंशति है 21 है दूसरे में, तीसरे में है पंचदश यानी 15 है तीसरे में, चौथे में षट त्रिंशत यानी 36 है। इसके बाद है चतुर्विंशति 24 है। जो भी चित्र होगा उसके संख्या बताया गया है यहाँ पे, उसी का संख्या बताया गया है यहाँ पे। त्रयस्त्रिंशत 33 है, लास्ट वाले में 33 चित्र है। इस प्रकार से चित्रों के आधार पे ही संख्या निर्धारण किया गया है, यहाँ पे संख्या दिखाया गया है। और आप स्वेच्छा से भी कर सकते हैं संख्यावाचक शब्द आपको अगर याद हो तो। आगे चलते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे देख पा रहे होंगे मंजूषातः अंकानाम कृते पदानि चिनुत। अंकानाम कृते पदानि चिनुत यानी वही है, यहाँ पे भी कोई ज्यादा कठिन नहीं है। मंजूषा से लेकर के अंकों के स्थान पर पद लिखे, यानी जहाँ पे संख्या लिखी हुई है वहाँ पे जो है संख्यावाचक शब्द लिखना है। संस्कृत में जो है संख्यावाचक शब्द लिखना है, जहाँ जहाँ पे जो संख्या है वही संख्या शब्द लिखना है। तो नीचे आप देख रहे होंगे सभी उत्तर लिखा है अष्टाविंशति 28 को कहते हैं, सप्तविंशति 27 को कहते हैं, त्रिंशत 30 को कहते हैं, एक त्रिंशत 31 को कहते हैं और चतुर्विंशति 24 को कहते हैं, पंचाशत 50 को कहते हैं और चत्वारिंशत 40 को कहते हैं। इस प्रकार से संख्यावाचक शब्द है और हम स्वेच्छा से भी लिख सकते हैं, ये भी संख्यावाचक शब्द है, कोई कठिन कार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे लिखा है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुक्तम वाक्यानि रचयत, यानी चित्र देख करके मंजूषा से शब्दों को लिख करके, और इसमें चित्र दिए गए हैं, इसमें ऐसा है कि चित्र है और मंजूषा यानी ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं इन्हीं शब्दों को चुन करके और उचित वाक्य बनाना है, सार्थक वाक्य का निर्माण करना है। ये नहीं कि किसी भी शब्द को किसी भी शब्द से जोड़ दें तो वाक्य हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वाक्य वही माना जाता है जो सार्थक अर्थ हो, जिस वाक्य का जो सार्थक अर्थ हो वही वाक्य बनाना है। निरर्थक वाक्य बनाना उचित नहीं रहता है, इसीलिए हम सार्थक वाक्य बनाएंगे। इसमें 3 वाक्य बनाएंगे हम। तो यहाँ पे लिखा है चित्र को देख करके मंजूषा से शब्द लेना है। आगे चलते हैं। अब जो है 5वां जो हमें प्रश्न कहा है कि चित्र को देख करके वाक्य बनाना है, तो वाक्य इस प्रकार से बना सकते हैं। एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह जो सामने कृषक है यानी किसान का चित्र दिया गया, खेत जोतते हुए चित्र दिया गया उसमें। मूल किताब जो एनसीईआरटी का जो बुक है उस मेन बुक में, तो वहाँ पे जो है किसान का खेत जोतते हुए चित्र दिया गया है। इसीलिए पहला वाक्य है ऐसा कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह जो किसान है कृषक है वो खेत को जोतता है, कर्षति यानी जोतता है। इसके बाद है एतो कृषको खनन कार्यम कुरुतः, और फिर दूसरे में कहा गया कि ये जो किसान है वो खनन कार्य कर रहा है, यानी खोदने का कार्य कर रहा है। जोतने को जोतना खोदना, फावड़ा इत्यादि से खोदते हैं ना, उसको कहते हैं। तो खोदने का कार्य कर रहा है खेत को। और तीसरा है एते कृषकः धान्यम रोपयन्ति, ये जो किसान है धान रोप रहे हैं। तो इसमें जो है ये सब किसान जो है धान्य कहते हैं धान को, धान जो रोपा लगाते हैं धान का, यानी उसको मिट्टी में लगाते हैं, पौधे जैसे लगाया जाता है वैसे हाथ से उंगली से दबा करके धान का पेड़ लगाया जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि धान का रोपण हो रहा है, यानी धान्यम रोपयन्ति। तो इस प्रकार से 3 वाक्य निर्माण किए गए हैं। आगे जो है समयवाचक शब्द है, जैसे संख्यावाचक शब्द होता है ठीक वैसे ही समयवाचक शब्द होते हैं। समय लिखा होता है और समय के सामने उसका जो शब्द है समयवाचक शब्द उसको लिखते हैं। तो इसमें समयवाचक शब्द को देखना है और हमें
अपने नोटबुक में लिख लेना है, और जहाँ पे भी जो समस्या हो वो कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है इसमें लिखा है अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। और नीचे लिखे गए जो अंक है उसमें समयवाचक शब्द लिखना है उसके सामने। तो यथा उदाहरण में दे दिया है यहाँ पे सार्ध 10 वादनम। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा कट कर दिया बीच में। तो यहाँ पे जो शब्द है, उचित शब्द है सार्ध 10 वादनम, यानी जो अभी दिख रहा है यही उचित है, कटा हुआ माने नहीं है। तो यानी 10:30 बजे को सार्ध 10 वादनम कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो और भी समय है उसके सामने उत्तर में नीचे लिखा गया है, दर्शाया गया है। लिखा है सप्तवादनम यानी 7 बजे हैं, पंचवादनम यानी 5 बजे हैं, सार्ध द्विवादनम यानी 2:30 यानी 2:30 बजे हैं। इसके बाद व्यवहार में लोग 2:30 को 2:30 कहते हैं, इसीलिए 2:30 बजे हैं। सार्ध द्वादशवादनम, सार्ध द्विवादनम का मतलब होता है 2:30। इसके बाद है सार्ध त्रिवादनम, 3:30 बजे को कहते हैं सार्ध त्रिवादनम। इसके बाद है एकादश वादनम, इसके बाद है नववादनम। एकादश यानी 11 बजे को कहते हैं, और नववादन यानी 9 बजे को कहते हैं। इसी में अगर पौने करके जो आता है तो उसमें कहेंगे, जैसे 8:45 कहना हो तो हम कहेंगे पादोन नववादनम, पादोन 10 वादनम, पादोन त्रिवादनम। यानी इस प्रकार से जितने बजे को 8:45, 8:45, 8:10, 8:12, तो पादोन और आगे संख्यावाचक जो शब्द है वादनम करके उसको लगा देंगे तो ऐसा हो जाता है। जैसे है पंचवादनम, 5 बजे हैं, और कोई कहेगा कि 4:45 को क्या कहते हैं, तो कहेंगे पादोन पंचवादनम। और जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर जैसे हम 5:20 को क्या कहेंगे, साढ़े, पौने और पूर्ण ये तो समझ गए, लेकिन 5:20 को क्या कहेंगे, तो उसको विंशति अधिक पंचवादनम, इस प्रकार से कह सकते हैं। विंशति अधिक पंचवादनम, अधिक शब्द लगा करके हम विंशति ही, पंचविंशति ही, सप्तविंशति यानी 27 मिनट अधिक हुए हैं। हाँ, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है, आगे भी प्रश्न होगा तो आगे भी देखते हैं, नहीं होगा तो फिर पूर्ण कर देंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर कुछ समयवाचक शब्द और दिखाए गए हैं, जो है यहाँ पे 4:30 को कहते हैं सार्ध चतुर्वादनम। इसके बाद 12:30 को कहते हैं सार्ध द्वादशवादनम। 1:30 बजे को कहते हैं सार्धैक वादनम। सार्धैक यानी सार्ध यानी आधा, सार्ध का मतलब होता है आधा, एक, सार्धैक दोनों को मिला दिए तो हो गया सार्धैक वादनम यानी 1:30। इसके बाद है अष्टवादनम यानी 8 बजे हैं। इसके बाद है 7:30 यानी सार्ध सप्तवादनम। इस प्रकार से समयवाचक शब्द है। इसके बाद जो प्रश्न है वो है 7वां प्रश्न है मंजूषा था पदानी चित्वारिक स्थानानि पूरयत। इसमें मंजूषा यानी ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं, इन्हीं को चुन करके ये रिक्त स्थान में भरना है। फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको पूरा करना है और पूरे पंक्ति में पहले उतार लेना है जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर उसको दूसरे पेन से, अगर ब्लू से लिखते हैं तो ब्लैक से, ब्लैक से लिखते हैं तो ब्लू से, यानी दूसरे पेन का उपयोग करके हम इसको जो मंजूषा में दिए गए शब्द है इसको भर सकते हैं। इस प्रकार से कहीं पे भी जो रिक्त स्थान आए तो वहां पे हम इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मंजूषा में दिए गए शब्द को चुन करके हमें रिक्त स्थान भरना है। पहला है ऋतवः भवन्ति, तो षट् ऋतवः भवन्ति। दूसरा है षट् ऋतवः भवन्ति का मतलब होता है 6 ऋतुएं है। भारतवर्ष में कितने ऋतु है, तो 6 ऋतु है। अगला है मासाः, मासाः 12 भवन्ति। कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। एकस्मिन् मासे कितने दिन, यानी एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो एकस्मिन् मासे 63 अथवा 1 दिवसाः भवन्ति, यानी
एक महीने में या तो 30 या तो 31 महीने होते हैं सामान्य रूप से। और विशेष रूप से बताया है कि फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, यानी फरवरी महीने में सामान्य रूप से 28 यानी 28 दिन होते हैं। आगे बताया कि मम शरीरे 2 हस्तौ अस्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ है। तो इस प्रकार से वाक्य है, वाक्य को समझ सकते हैं। इस प्रकार से संस्कृत में जब हम व्यवहारिक शब्द को उपयोग करते हैं तो ये भी वाक्य जो है व्यवहारिक वाक्य को उपयोग करते हैं, तो ये भी वाक्य व्यवहारिक ही है। व्यवहार में हम इस प्रकार से इन सभी को बोल सकते हैं। आगे जो है ध्यान रखने योग्य एक चीज है, उसको हम आप सभी को दिखा देते हैं। ध्यान रखने के योग्य जो चीज है वो यही है, सामने जो दिख रहा होगा आप सभी को, ध्यान रख सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे लिखा है भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतूनाम च नामानि। भारतीय वर्ष के अनुसार, वर्षानुसारम, वर्षा यानी वर्ष के अनुसार, ये नहीं कि जो बादल से बारिश होते उसके लिए कहा गया, ऐसा नहीं है। ये वर्षानुसारम यानी भारतीय जो वर्ष है उसके अनुसार जो ऋतु है, महीने हैं, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है कि एक ऋतु 2 महीने का होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है बैसाख, चैत्र और बैसाख में बसंत ऋतु, ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु, श्रावण और भाद्रपद यानी भादव के महीने में वर्षा ऋतु, इसके बाद है शरद, आश्विन और कार्तिक के महीने में शरद ऋतु, इसके बाद है मार्गशीर्ष और पौष। मार्गशीर्ष यानी अग्रहण का महीना होता है और पौष, तो इन दोनों महीने में हेमंत ऋतु, और माघ और फाल्गुन यानी होली का समय होता है लास्ट में। तो ये जो है वर्ष का अंत होता है, उसके बाद फिर से चैत्र शुरू हो जाता है, तो ये जो है शिशिर ऋतु है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे डायग्राम बना करके समझाया गया है। आप सभी इसी प्रकार से अपने कार्य को करते रहें, और इस लॉकडाउन की स्थिति में लिखने के बाद, अपने कार्य को करने के बाद पढ़ें जरूर, पढ़ना भी अनिवार्य है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आगे फिर आप सभी को बताएंगे। जो भी अभ्यास कार्य करेंगे या जो भी व्याकरण से संबंधित कार्य करेंगे, रुचिरा से संबंधित कार्य करेंगे, आप सभी को फिर से बताएंगे। और अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए, हर बार अपडेट रहने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और एक बार अगर सही लगे तो लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।